प्रताप सिंह, सचिन त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से, और लखनऊ से संजय चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का। संजय, आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इन रथों को 403 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया गया है। इसको लेकर के आगे क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की, और कैसे प्रचार किया जाएगा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा प्रचार प्रसार पे रोक है, रैलियां हो नहीं सकती और नुक्कड़ रैलियां नहीं हो सकती हैं, ना ही कोई रथ निकल सकता है, ना बाइक रैली निकल सकती है। तो ऐसे में जो है डिजिटल के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का जो फैसला है वो बीजेपी ने किया है। और आज यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके डिप्टी सीएम केशव और उनके तमाम मंत्रिमंडल के लोग शामिल थे, और 403 रथ जो है वो हर विधानसभा में जो है रवाना किए गए हैं। तो एलईडी के माध्यम से मैसेज अपने बड़े नेताओं का जन जन तक पहुंचाना है, प्रचार सामग्री उसमें होगी। तो कहीं ना कहीं चूंकि कोविड की वजह से जिस तरीके से रोक है, तो एक बड़ी चुनौती है अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में 403 विधानसभाओं को जो रथ है वो रवाना किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद रथ को हरी झंडी दिखाई। तो ऐसे में अब जो है हर विधानसभा वार जो रथ जाएगा और वहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। मनीष, बिल्कुल। सचिन, मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? कौन कौन सी विधानसभा सीटों के लिए ये रथ रवाना हुए हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभा सीटों में जो ये रथ थे वो पहुंच चुके हैं, और ये एलईडी के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पलायन का एक बड़ा मुद्दा था उसको लेकर एलईडी से प्रचार करेंगे, और इसके साथ साथ जो अपराध पर बीजेपी सरकार ने अंकुश लगाया उसका ये प्रचार करेंगे। कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अब बीजेपी सरकार जो मुद्दा उठा रही है वो यही है कि जो कैराना का पलायन था उसे इस एलईडी के द्वारा अब गली गली नुक्कड़ पर ये जो एलईडी, स्मार्ट एलईडी लगाकर ये चुनावी प्रचार रथ भेजे गए हैं। ये जगह जगह कैराना के पलायन मुद्दे लेकर खड़े हो गए। जी बिल्कुल। नरेंद्र, मेरठ की अगर बात की जाए तो इस डिजिटल प्रचार के माध्यम के दौरान क्या कुछ मेन मुद्दे रहेंगे? क्या मेन फोकस रहेगा? किन मुद्दों पर ये रथ निकाले गए हैं आज मेरठ के लिए? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी शुरुआत से ही करीब करीब 2 से ढाई महीने का वक्त हो चुका है। बीजेपी के जितने बड़े बड़े और दिग्गज नेता हैं वो एक ही बात कहते हैं, वो बात करते हैं कैराना से पलायन की। एक रथ कैराना में भी पहुंचेगा और वहां पर यही बताया जाएगा कि जो पलायन था वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने रोक दिया है। आज अमित शाह भी कैराना पहुंच रहे हैं और वहां पर वो उन लोगों से मिलेंगे जो पलायन हो गए थे वहां से और अब वापस लौटे हैं। इसके बाद उनका जनसंपर्क का भी अभियान है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कैराना गए थे और उन लोगों से मिले थे जो वहां पलायित होकर वापस लौटे हैं। सवाल यह है कि कैराना में जो पलायन था क्या वो 2017 की तरह इस बार मुद्दा बन पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी फिर से उसी करंट को पाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से जैसे 2017 में ये कैराना पलायन का मुद्दा बनाया गया था उसी तरीके से फिर से वो जिन बोतल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैराना की स्थिति यह है कि वहां पर जो जातिगत और धार्मिक समीकरण है उसके मुताबिक बीजेपी कहीं विधानसभा चुनाव में फिट नहीं बैठती। इसीलिए 2 बार से वहां पर नाहिद हसन लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में है। हालांकि उनको पिछले 5 साल में वहां हिस्ट्री सीटर बना दिया गया है और वो जेल में है। उनकी बहन प्रचार कर रही हैं। इलाके के लोग ये मानते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान का जो वोट है वो मिलके भी बीजेपी को दिया जाए तब भी बीजेपी की तरफ जाने को लोग इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि कैराना को बड़ी बुरी तरीके से बदनाम किया गया है। पलायन का जो मुद्दा उठाया गया है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मुद्दा बिल्कुल फर्जी है और बाबू हुकुम सिंह ने इस मुद्दे को यहां से उठाकर 2017 में बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार तो बनवा दी, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद कैराना की बदनामी बहुत हुई है और इसीलिए अब बीजेपी चाहती है कि फिर से उसी जिन्न को बोतल से बाहर निकाला जाए। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी अभी जिस तरीके से 2017 में ये पलायन वाला मुद्दा हिट रहा था उस हिसाब से अभी करंट नहीं बन पा रहा है। मनीष, बिल्कुल। संजय, यहाँ पर अगर बात की जाए कोरोना की तो लगातार कोरोना के मामले यूपी और साथ ही साथ देश भर में बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद चुनाव आयोग द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया था। रैलीज और रोड शोज पर बैन लगा दिया गया था और इसी के चलते आज बीजेपी द्वारा डिजिटल माध्यम से इन रथों को रवाना किया गया और उसी के जरिए आज प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। बाकी विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनकी क्या कुछ रणनीति देखने को मिल रही है? उनकी तरफ से कैसे डिजिटल प्रचार किया जा रहा है?
बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि मुख्य विपक्षी दल अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी विधानसभा में कम से कम 5 एलईडी जो है वो घुमाएंगे, जिससे अखिलेश यादव के और उनके और बड़े नेताओं के जो मैसेजेस हैं वो विधानसभा वार तक जनता तक पहुंच सके, उनके प्रचार सामग्री पहुंच सके। उन तमाम मुद्दों पर जिन पर बीजेपी वार कर रही है उन मुद्दों की काट कैसे की जाए, उनके पर बयान जिस तरीके से बड़े नेताओं के समाजवादी पार्टी के वो जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। डिजिटली जो वर्चुअल रैलियां हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी रोजाना रैलियां कर रही है। 2 से 3 रैलियां उनकी जो सेकंड लाइन के नेता हैं वो कर रहे हैं यही पार्टी मुख्यालय से ही, जो है एक 11:30 पर और एक 4:30 बजे की जो वर्चुअल रैली है वो लगातार चल रही है। उसके माध्यम से लगातार मीडिया के माध्यम से किस तरीके से मैसेज जनता तक पहुंचाया जाए वो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रोजाना लगभग पिछले एक हफ्ते से रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपनी बातें वहां तक पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब के जरिए जो पार्टी मुख्यालय से यूट्यूब के जरिए लोगों तक, फेसबुक और व्हाट्सएप डिजिटल के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है और प्रचार सामग्री जन जन तक पहुंचाई जा रही है। जितने भी समाजवादी पार्टी के या अन्य दलों के भी जितने भी विंग्स हैं उन विंग के सभी समस्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो गांव तक जाएं, 5-5 लोग में और डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, लोगों से मिले, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पर वह उनको जनता को रिझाना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के उन तक पहुंचे, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली का मामला रहा हो, लैपटॉप का मामला रहा हो, या 15 दिन के अंदर गन्ना के भुगतान का मामला रहा हो, या फिर एमएसपी गारंटी देने का मामला हो, या फिर जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाली का जो वादे हैं। अब तक 5 ऐसे वादे जो है अखिलेश यादव कर चुके हैं जिनको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं को दी गई है। बिल्कुल सचिन, मुजफ्फरनगर में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या यहाँ पर भी विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि रैली और रोड शो पर तो बैन है? ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं और अपना वही 4-5 व्यक्ति जाते हैं, वो डोर टू डोर अपना वही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी जिस तरह की पहले चुनाव में मीटिंग जनसभाएं होती थी उस तरह की सभी जनसभाओं पर रोक लग दी गई है। और इसके साथ साथ ज्यादातर अगर देखा जा रहा है यूट्यूब और फेसबुक द्वारा सोशल साइट पर चुनाव का जो प्रचार है वो गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो वो बड़े स्तर पर कर रही है। जी बिल्कुल। नरेंद्र, आपसे मेरठ का हाल जानना चाहेंगे। क्या यहाँ पर भी इसी तरीके से प्रचार विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है या फिर कोई अलग रणनीति विपक्षी पार्टियों द्वारा मेरठ में देखने को मिल रही है? देखिए, पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनके नेता निकल रहे हैं, उनके उम्मीदवार निकल रहे हैं और घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी देखने पे आई हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो नेता हैं वो पूरे हुजूम के साथ निकले हैं। उनके खिलाफ कहीं कहीं मुकदमे भी दर्ज किए गए आचार संहिता के उल्लंघन के, और कहीं उन नेताओं को बख्श दिया गया है। वो तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि जो मोस्टली नेता हैं वो अब सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, और इसमें जो बीजेपी है वो बढ़त इसलिए बनाए हुए है क्योंकि बीजेपी जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रही। बीजेपी बात कर रही है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है, उसको लेकर बात कर रही है। वो बात कर रही है कि जाटों के इलाके में जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके सिंबल से किसी मुसलमान को टिकट दे दिया गया है। लेकिन इन सब चीजों को राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो सॉर्ट आउट कर चुके हैं। और एक जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जो किसान आंदोलन से उपजा हुआ जो मुखालफत है किसानों के अंदर, खास करके जो जाट कम्युनिटी है उसके अंदर, उसको आगे नहीं लाना चाहती बीजेपी। लेकिन जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो वो मुखालफत बहुत ज़्यादा मुकर है और उसका खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। हालांकि संजीव बालियान की एक तस्वीर पिछले दिनों नरेश टिकैत के साथ देखी गई और संजीव बालियान बाद में उस तस्वीर को बुनाते हुए ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि इस तस्वीर का उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जो गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से जितने भी किसान संगठन हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी किसान हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी जो है वो यहाँ किसानों का और जो कमेरे लोगों का संगठन बोला जाता है, जो कम्युनिटी बोली जाती है, वो सारे लोग मिलकर उस गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं, इस तरह का प्रयास उनकी तरफ से चल रहा है। लेकिन बीजेपी का जो टारगेट है वो कैराना है, बीजेपी का टारगेट इमरान मसूद है,
बीजेपी का टारगेट यह है कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से गठबंधन ने बिल्कुल। बड़े चलिए, आप सभी लोग नेता नजर ना रखिए, खड़े आप सभी कर से दिए अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। शामली से खबर है, जहां पर